Hello everyone, myself Niti Malik and we are going to start the next topic of data structure. In this particular video we are going to discuss asymptotic notations with various examples and diagrams. In previous video we have discussed about operations of data structures, various kind of data structures and introduction to algorithm. So let's start. So, first of all, we should know what is asymptotic notation. Asymptotic notation is basically a curve or a diagram which represent the order of growth. Order of growth of what? Order of growth of your running time with respect to your input size, right? तो अगर हम इसके definition देखें तो how the running time of an algorithm increases with the size of input, वो क्या होता है आपका असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है। ठीक है, अगर हम असिम्प्टोटिक नोटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है। हम उसको बोलते हैं गेटिंग रिड ऑफ डिटेल्स। हम इसमें क्या करते हैं, गेट रिड ऑफ सम डिटेल्स। लाइक इन मैथ्स व्हाट वी विल डू, वी विल राउंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, इसी तरह हम बिग ओ नोटेशंस या असिम्प्टोटिक नोटेशंस में क्या करते हैं, हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। 3n² में जो आपका कांस्टेंट है 3, अगर उसको हम राउंड ऑफ करें तो इट विल बी n²। तो ये क्या हो गया आपकी असिम्प्टोटिक नोटेशन। वी आर यूजुअली जनरलाइज द थिंग्स। ओके, अब हम देखेंगे देर आर basically we are going to discuss three kind of asymptotic notations, but actually there are six asymptotic notations. First is your pico, second is your omega, and third is your theta. ठीक है, पिको को हम अपर बाउंड या वर्स्ट केस में बोलते हैं, ओमेगा को हम लोअर बाउंड एंड बेस्ट केस बोलते हैं, एंड थीटा को हम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ये इन दोनों के मिडल पॉइंट है, बिग ओ का भी और ओमेगा के बीच का केस है, इसको अपर बाउंड और लोअर बाउंड और एवरेज केस बोलते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग ओ नोटेशन, वो होता क्या है। ठीक है, अगर हम बिग ओ नोटेशन की बात करें तो बिग ओ नोटेशन में क्या हो रहा है, आपका जो एफ एन, अगर इसके हम डेफिनेशन पे आए तो ये क्या कह रहा है, कोई फंक्शन आपका एफ एन है, वो बिग ओ ऑफ जी एन कब कहलाएगा, अगर कोई दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं सी एंड सी नॉट, सच डेट आपका जो फंक्शन एफ एन है वो लेस देन या इक्वल टू हो जाए जी एन के, जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें जो नीचे बनाया हुआ है, होप आपको शायद वो दिख नहीं रहा है, तो अगर उसके डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, ये आपका जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जीएन, तो इसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, आपके एफ एन से। कब होगी, जब आपके पास कोई एक ऐसा इनपुट मिल जाए जिसके बाद से वो इंक्रीज हो जाए। स्टार्टिंग में आपका क्या था, एफ एन बड़ा था और जीएन क्या था आपका, छोटा था। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर इनपुट एन नोट पे आके, सॉरी, एन नोट पे आके आपका क्या हो रहा है, आपका क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, आपका एफ एन क्या है, वो बिग सी ऑफ जी एन से छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक सेकेंड, ओके, we are taking a mathematical case. Suppose करो we have a function fn, fn को हमने लिया 10n² प्लस 10n प्लस 100। ठीक है, gn मान लो हमारे पास है, gn इज n क्यूब। ओके, अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज ले, n है हमारा, एक fn है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, gn है हमारे पास। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट हमारी n की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इन दैट केस n की वैल्यू जब हमारे पास 1 है तो हमारे fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, और gn की वैल्यू क्या रहेगी इन दैट केस 1।
अगर हम n को क्या करते 2 अब, तो हमारी fn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 2 40 प्लस 20 प्लस 100 दैट इज 160 और n क्यूब है gn हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, अब सपोज करो आफ्टर सो मैनी इनपुट्स मैंने n की वैल्यू क्या कर दी 100 कर दी, क्या कर दी 100 कर दी। इन दैट केस fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, fn की वैल्यू इन दैट केस क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर हम 100 करते हैं तो वो हो जाएगी 10 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 100 प्लस 100। ठीक है, तो इट विल बी आई थिंक 101100, ये वैल्यू आ जाएगी राइट, 101100 समथिंग। ठीक है, अगर अब हम एन क्यूब लेते हैं जी एन की वैल्यू, तो 100 का एन क्यूब क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो चुका है, एक पर्टिकुलर इनपुट पे जाके आपकी क्या है, हमेशा जो एफ जी एन की वैल्यू है अब वो क्या होती चली जाएगी, हमेशा एफ एन से बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही केस को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ बिग ऑफ एन। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या था आपका एफ एन बड़ा था, और अब क्या है आपका जी एन बड़ा है जब वो किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पे आ गया। ठीक है, ये डायग्राम भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है हम कांस्टेंट के थ्रू देखेंगे, इसको समझेंगे। अभी हमने दो फंक्शन लेके समझा था। अभी देखो हमारे पास एफ एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास इस केस में एफ एन की वैल्यू है 2n+6, जी एन की वैल्यू अभी क्या है n, क्या है जी एन की वैल्यू n है। ठीक है, तो अब सिंपल सी चीज, अगर ये n है और वो 2n+6 है, तो ये हमेशा एफ एन क्या होगा, इससे बड़ा रहेगा जी एन से। लेकिन अगर मैं जी एन को किसी एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो उससे बड़ा आ जाए, तो वो हमारे क्या होगा बिग ओ बन जाएगा राइट, बिग ऑफ जी एन बन जाएगा। अब हमें ये दिख रहा है कि मैं इसको मान लो कांस्टेंट हमारा क्या है, इस केस में मान लो 4 है, कांस्टेंट हमने क्या ले लिया 4, तो जी एन क्या है हमारा n, तो हमारा सी ऑफ जी एन क्या हो जाएगा हमारा 4n। ठीक है, अगर हम उसी तरह वैल्यूज ले, n लिया यहाँ पे हमने लिया एफ एन, यहाँ पे लिया हमने जी एन राइट, तो अब n की वैल्यू जब हमारी 1 है तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है तो 2+6 8। ठीक है, और जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4n के केस में 4, क्या हो जाएगी 4 राइट। अगर अब हमारी n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, तो इस केस में 2 2 4 प्लस 6 10 हो जाएगी, और जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 4 इंटू 2 8। अभी भी हम कम है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पे आके तो वो चेंज होगी ना। अगर हम 3 पे गए, किस पे गए 3 पे, 3 पे क्या होगा 3 2 6 प्लस 6 12, और यहाँ पे 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12। यहाँ पे आके आपके दैट इज n नॉट इक्वल टू 3 और हमारा c इक्वल टू 4, तो हमारा क्या है, जो हमारा gn है वो क्या हो जाएगा हमारा fn से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल आया है, नेक्स्ट हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू मान लो हमने लिया 4, ठीक है, 4 पे जो एफ एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4 2 8 प्लस 6 8 प्लस 6 4 2 8 प्लस 6 14 प्लस यहाँ पे अगर हम ओ एन की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। ये क्या हो गया बड़ा हो गया राइट। तो अगर हमारा कांस्टेंट क्या है इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो अगर हमारा कांस्टेंट क्या है 4, और अगर हमारी जो इनपुट वैल्यू है एन नॉट वो क्या हो जाए हमारी 3, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जी एन फंक्शन क्या होगा इक्वल टू एंड ग्रेटर देन किसके हो जाएगा एफ एन से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा इस थ्रू दिस डायग्राम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब असिम्प्टोटिक नोटेशन है उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है आपके कि हम पहली चीज होता है हमारी लोअर ऑर्डर टर्म्स है उनको ड्रॉप आउट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस को हम ड्रॉप करते हैं राइट। तो फर्स्ट अगर हम देखें 15n log n, तो इसमें ये क्या हमारा कांस्टेंट है, वी विल रिमूव इट, हमारे पास क्या बचेगा दैट इज n log n।
ये क्या बन जाएगा हमारा बिग ऑफ एन log n कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हमारा जो ये 7 है एंड ये 3 है, दीज आर द कांस्टेंट। हम इसको रिमूव करते तो हमारे पास लेफ्ट ओवर में क्या रहा, ओनली n, दैट इज बिग ऑफ n। अगर इस पूरी टर्म की बात देखें, ठीक है, तो ओनली हायर ऑर्डर टर्म इज दिस वन, हायर ऑर्डर टर्म इज दिस वन। ये सारी क्या है आपकी लोअर ऑर्डर टर्म है, इनको हम तो वैसे डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा, अब इसमें भी क्या है आपका जो 8 है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर लॉग है, राइट। ये रूल्स हैं जो हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस में यूज करते हैं, राइट। अब अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी बेटर होती है कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं। जैसे अगर हमने कहा log ऑफ n इज बेटर देन बिग ऑफ n, ठीक है, उसी तरह log n इज बेटर देन n is better than n square is better than n cube is better than 2n and so on। अगर चलते जाए तो it is better than n factorial। मतलब वर्स्ट केस में अगर हम देखें तो n factorial is the वर्स्ट केस। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको जो लॉगरिथम में समझनी चाहिए कि लोग जहाँ पे भी हम यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, जो आपका रनिंग टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है बाय हाफ। क्योंकि हम जनरली कंप्यूटर की बात करें तो वी टेक बाइनरी, तो 2 का बेस ही हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग की बात करें तो वी आर रिड्यूसिंग, वी आर डिवाइडिंग द रनिंग टाइम बाय 2 कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। जैसे मैंने कहा log ऑफ 8, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये एलिमेंट्स है और मुझे कुछ सर्च करना है और वो वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में क्या है कि वो मुझे मिलेगा लास्ट पोजीशन पे, दैट इज 8th पोजीशन पे। किस पोजीशन पे मिलेगा मुझे, 8th पोजीशन पे मिलेगा। यही वर्स्ट केस हो सकता है, राइट। तो उस केस में अगर मुझे उसकी लोग वैल्यू मिल जाए, जो मेरा जो डाटा स्ट्रक्चर में यूज कर रही हूँ या जो भी मैंने एल्गोरिथम यूज किया है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी लिस्ट को डिवाइड करती जा रही हूँ बाई 2। क्या करती जा रही हूँ, डिवाइड करती जा रही हूँ 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इन दैट केस, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। 3 ऐसे आपके फेजेस होंगे, पासेस होंगे जिसके थ्रू आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कैसे निकालते हैं, पहली चीज ये काफी बच्चों को पता हो, काफी को नहीं पता होगा, तो देखते कैसे निकलते हैं। हमने लिखा log ऑफ 2 8। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की ऐसी कौन सी पावर है जिससे 8 हमारे पास आ जाए, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो हमारा क्या होगा, 3 ऐसा हमारा रिजल्ट मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर देखें तो फर्स्ट डिवीजन जो नंबर की हम करेंगे टू फाइंड आउट 8, तो वो क्या होगा, हम इसको हाफ करेंगे। क्या करेंगे, एक लिस्ट बन जाएगी हमारे पास, ये एक बन जाएगी ये, राइट। फिर से हमें फर्दर डिवीजन करनी है, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा जो भी हम नंबर मान लो फाइंड आउट कर रहे हैं 8 है, तो हमें ये पता लग जाएगा इधर कम है और इधर इंक्रीजिंग नंबर में है, तो यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है। तो सपोज करो हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करें तो अगली डिवीजन क्या होगी, 5 6 की, 7 8 की, 3 4 की एंड 1 2 की, राइट। फिर फर्दर पहली डिवीजन क्या हुई आपकी, सिर्फ ये वाली हाफ हाफ वाली, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट डिवीजन। दूसरी डिवीजन क्या हुई, आपने 1 2 का और 3 4 का पेयर बनाया, 5 6 का एंड 7 8 का पेयर बनाया, ठीक है। थर्ड डिवीजन में आपने क्या किया, 1 2 को अलग कर दिया, 3 4 को अलग कर दिया, 5 6 को अलग कर दिया, 7 8 को जब अलग कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एलिमेंट 8 मिल जाएगा, दैट इज इन थर्ड डिवीजन। तो हम बेसिकली क्या करते गए, पूरा हर बारी एक एक एलिमेंट को सर्च करने के बजाय हमने क्या किया, हर बारी अपने लिस्ट को डिवाइड कर दिया हाफ में, ठीक है। तो ये क्या होगा, log 2, ठीक है। तो इस तरह हम क्या होता है लोगरिथमिक वैल्यूज को निकालते हैं। आई होप उसको क्लियर होगा जिसको नहीं आता था, ठीक है। अगला है, अगर हम असिम्प्टोटिक नोटेशन इन केस ऑफ आर लूप्स देखें तो लूप पे हम कंसिडर करते हैं। हमारा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो लूप दे रखा है फ्रॉम 0 टू n-1 दे रखा है, ओके। अगर हमारा n क्या है, 10 है, n क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो पहले जो लूप चला हमारा फर्स्ट वैल्यू में i की वैल्यू क्या होगी, 0। i की वैल्यू क्या है, 0। और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही है, 0 टू i, i क्या है अभी 0। तो ये क्या है, इसका इंटरनल लूप है, ये क्या है, इसका इंटरनल लूप है j। तो पहली वैल्यू क्या होगी j की, 0।
जब ये 0 पे ये पूरे स्टेप एग्जीक्यूट कर लेगा तो 0 इसके बाद आई तक चलना है। तो अभी आई क्या है 0, तो जे किस पे जाएगा 1 पे, फिर जे किस पे जाएगा 2 पे, फिर ये किस पे जाएगा 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, किस के कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। ये कहाँ तक जाएगा आपका 9 तक जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये लूप पूरा हो जाएगा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 आइट्रेशन से चल चुका होगा, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अगेन फिर जे फिर से क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम फिर 1 to 9 यही स्टेप्स को रिपीट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर अगेन ये क्या करेगा 9 टाइम्स ये क्या करेगा यही स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली ऊपर हमारे कितने स्टेप्स है n, ऊपर हमने कितने स्टेप करे आई के n, ठीक है, नीचे भी हर बारी हम कितने स्टेप करें इनटू n। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आई इस केस में वो क्या हो जाएगी हमारी n स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n स्क्वायर। इस तरह हम प्रोग्राम्स के अपने लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो भी हमारी असिम्प्टोटिक नोटेशन होती है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, तो पहली टर्मिनोलॉजी होती है हमारी बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, क्या है बिग ऑफ लॉग एन। लॉग एन को हम क्या बोलते हैं लोगरिथमिक, सिंपल एन को हम बोलेंगे लीनियर, एन स्क्वायर को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, एन के को बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, एंड सेम वे एक्सपोनेंशियल इज आवर ए एन, राइट। उसके बाद आते हैं सेकंड हमारी जो नोटेशंस हैं वो है आपकी बिग ओमेगा। बिग ओ तो हमने कर लिया, बिग ओ वाज वर्स्ट केस, और बिग ओमेगा क्या होता है हमारा बेस्ट, सॉरी बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस में हम कैसे करते हैं, सपोज करो कि कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे, दिस इज आर सम एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बेस्ट केस क्या होगा इसमें कि हम 1 को ढूंढ रहे हैं और हमें वो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, वही है हमारा बेस्ट केस। ठीक है, तो बिग ओमेगा किसके बारे में बात करता है, फॉर द बेस्ट केस। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखो, और इसको हम क्या बोलते हैं लोअर बाउंड फॉर द रिवीजन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखो तो कोई फंक्शन एफ एन वो ओमेगा जी एन कब कहलाता है, जब ये कोई कांस्टेंट सी एन नोट हो और सी ऑफ जी एन क्या हो जाए हमारा एफ एन से लेस हो जाए। ठीक है, किसी पॉइंट पे आके, तो वो क्या होगा हमारा एन, सॉरी, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, तो वो क्या होगा हमारा बिग ओ नोटेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था हमारा जो एफ एन था, ठीक है, वो क्या था हमारा बड़ा था, और जी एन क्या है उसके बाद छोटा था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा हमारा जो कांस्टेंट से जब हमारा जी एन मल्टीप्लाई होगा तो वो एफ एन से छोटा हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा बेस्ट केस को शो करेगा। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल है, नहीं। ओके, वी कैन टेक इट सम एग्जाम्पल लाइक, हमने लिया एफ एन है हमारा एन स्क्वायर, ठीक है, और जी एन है हमारा 2n क्यूब, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे n ले, यहाँ पे हमने लिया एफ एन, यहाँ पे हमने लिया जी एन। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 2 ले, ठीक है, तो एफ एन इस केस में क्या हो जाएगा 4, और जी एन क्या रहेगा हमारा 4 इंटू 2 8। तो जी हमेशा क्या इसमें इस केस में पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा, कोई ऐसी वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी जो बेसिक टर्म्स है वो क्या है ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो बिग ओमेगा सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में बिग ओमेगा सेटिस्फाई नहीं होगा। कौन सा ऐसा केस हो सकता है जिसमें बिग ओमेगा सेटिस्फाई हो, ये आप लोग मुझे बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। ओके, कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, सोचिए, और प्लीज राइट, आई विल श्योरली चेक एंड रिवर्ट टू यू। ओके,
नेक्स्ट इज योर बिग थीटा नोटेशन। इसको हम एवरेज केस बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है, इफ यू आर नॉट इट्स नॉट विजिबल टू यू, तो ये क्या कहता है कि आपका एक ये है, एक ये है, और इसमें से आपका एवरेज केस निकलता है। तो एक आपका कांस्टेंट अगर जी एन फंक्शन है और आपका कांस्टेंट वन है, जी एन है, तो आपका जो थीटा एफ एन फंक्शन क्या होगा, इन बिटवीन लाई करेगा, देन दैट इज नोन एज द बिग थीटा notation. Okay, class. The most important thing about this lecture is please remind this chart. ये क्या बता रहा है कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट है इन केस ऑफ रनिंग टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट की, तो ये क्या होती है हमारी बेस्ट, और फैक्टोरियल एन क्या होती है हमारी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। बेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये भी कहूँ ना कि मैं 5 स्टेप में रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगी, तो मुझे पता है कितने स्टेप में, 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगी, मेरी हमेशा बेस्ट रहेगी, ठीक है। मान लो वही मैंने पिछले उसमें लिया था कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को ढूंढ रही हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए, तो वो भी क्या होगा, मेरा बेस्ट केस होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होता है, हमारी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देन हमारी हमारी लोगरिथमिक होती है, जिसमें हम डिवाइड कर करके अपनी चीज़ों को पहुंचते हैं। थर्ड हमारे लीनियर होते हैं, जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके और लास्ट तक जाते हैं। फोर्थ हमारे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एन की पावर 4, 5, 6 सब आएंगे, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, एंड लास्ट इज आवर फैक्टोरियल। आई थिंक सिम्प्टोटिक नोटेशंस आपको कुछ लिटिल बिट समझ में आ गए। इफ यू एनी डाउट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल definitely again revert. And if you think it is of some use to you, please like, share, and subscribe. Thank you so much.